दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमने अगले जो एक इससे पहले जो कार्यक्रम किया तो उसमें हमने युवराज सिंह जाडेजा की बात की थी। हमने आपको बताया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया कल देर रात को, और उनके जो साले साहब हैं उनको भी सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस ने उन पर जो धाराएं लगाई है वो एक्सटॉर्शन की, वसूली की लगाई है। जो नहीं करते हैं डॉन माफिया, वो जो क्रिमिनल्स जिस तरह से काम करते हैं और उन पर जो धाराएं लगती है जो नॉन अवेलेबल होती हैं, उसी तरह की धारा उन पर लगाई गई है। युवराज सिंह जाडेजा के खिलाफ ये जो धारा लगी है, ये केस जो ये एक्सटॉर्शन का जो दर्ज हुआ है वो एक वीडियो के कारण हुआ है। वो वीडियो में उनके एक मित्र हैं विपिन त्रिवेदी, और वो किसी को ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि भाई युवराज सिंह जाडेजा ने ये डमी स्कैम जो है, डमी स्टूडेंट स्कैम या डमी कैंडिडेट स्कैम जिसको कह सकते हैं, उसमें कुछ लोगों के नाम घोषित न करने के लिए वसूली के तौर पर, एक्सटॉर्शन के तौर पर कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए ले लिए हैं। ये एक वीडियो है, उस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि युवराज सिंह जाडेजा एक ऐसे विद्यार्थी नेता के तौर पर उभर के आए हैं पिछले 4-5 सालों में, जिस व्यक्ति ने इस सरकार में जो शिक्षा व्यवस्था में जो एक बहुत बड़ी एक सड़न है उसको उजागर करने की पूरी कोशिश की है। लाखों विद्यार्थियों के साथ जिस तरह से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, जो पर्चा लीक हो रहा है और किस तरह का घोटाला है, कौन कौन उसमें शामिल है, वहां तक कि पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में भी कोई कैंडिडेट जिसने परीक्षा ही नहीं दी है, जो पास ही नहीं हुआ है, और वो भी ट्रेनिंग लेता हुआ पकड़ा गया। तो बहुत सारे खुलासे जो है अब तक युवराज सिंह जाडेजा कर चुके हैं। उस स्थिति में एक वीडियो के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर अब जो है राजनीति अपना रंग दिखा रही है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता, वो भी युवराज सिंह जाडेजा के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी लगातार इस मुद्दे को 2 दिन से वो उठा रही है। आज भी एक पत्रकार वार्ता वहां की गई है उनके कार्यालय में। तो हमने जिस कांग्रेस के प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता की थी, पार्थिवराज सिंह कठवाड़िया, हमने उनको आमंत्रित किया हमारे प्लेटफॉर्म पे, और उनको हम सोच रहे हैं कि इनसे बात करके पूछें कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को कैसे देख रही है, क्योंकि कुछ बड़े गंभीर सवाल जो है कांग्रेस की ओर से भी इस पूरे मामले में आज उठाए गए हैं। तो हम स्वागत करते हैं पार्थिवराज सिंह कठवाड़िया साहब का, और ये आपसे ये जानना चाहते हैं पार्थिव भाई कि आपने आज बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं सरकार को लेकर और सरकार की कार्यशैली को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर। आप जरा हमारे दर्शकों को अगर बताएं कि आपने कुछ नाम भी लिए आज, तो पूरा मामला क्या था आज आपकी पत्रकार वार्ता का, अगर प्लीज बता दे तो। मयूर भाई, नरोडिया गांव हत्याकांड का अभी एक दिन पहले जजमेंट आया और हमने देखा कि स्टिंग ऑपरेशन को कोर्ट ने नहीं माना, और वो सारे आरोपी जिन लोगों के ऊपर 11 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप था, उन सबको छोड़ दिया गया। इसी तरह के एक स्टिंग ऑपरेशन में पुलिस एक वीडियो के आधार पे एक युवा नेता को जेल में डाल रही है। उसके ऊपर एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसी चीज जो हुई है कि नहीं हुई, उससे पहले ही हम उसको गुनहगार घोषित कर रहे हैं। उसने किया है नहीं किया है वो तो जांच में पता चलेगा, पर कहीं ना कहीं यही युवराज सिंह को, जब हम लोग बिल सचिवालय का जो आंदोलन, क्लार्क का जो पेपर पर्चा लीक का आंदोलन था, उस समय पे भी डमी कांड का जो इश्यू था, उस समय पे भी हम लोग एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव, तालुका जिला पे आंदोलन करते थे, और कुछ युवाओं ने युवराज सिंह के ऊपर विश्वास रखा। और हमने उस टाइम पे भी देखा था कि किस तरह उस समय के जो गृह मंत्री थे वो युवराज सिंह के ऊपर विश्वास, जो उन्होंने जो सबूत एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सुरेंद्रनगर में दिए, भावनगर में दिए, और यहाँ से हमने पीसीसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसके बाद सरकार बदलती है, मंत्री बदल जाते हैं, तो क्या हो जाता है एकदम से कि अब युवराज सिंह जो पहले पसंद था अब नापसंद होने लगा। तो क्या ये भाजपा की आंतरिक लड़ाई है नेताओं की, इस वजह से हो रहा है, या तो फिर ये जो डमी कांड जो 12 सालों से चल रहा है, 12 सालों का तो पकड़ा है, उससे पहले 2004 से आक्षेप है,
उनके ऊपर जो लांछन लगा है 2004 से है। और हम तो युवराज सिंह तो 2019 में आए, हम तो उससे पहले 2004-14 की बात करें तो चीफ ऑफिसर का पेपर था, तब भी हमने आंदोलन किया। तलाटी भर्ती प्रक्रिया हमने देखा कि किस तरह एक मंत्री के नाम से बी लेटर 10 लाख रुपए में उसको नौकरी मिल जाती थी। वो उसमें भी एक कल्याण सिंह चंपावत नाम के एक एजेंट का नाम आया, उसको पकड़ के जेल में भेजा। हमने देखा कि टेट टाट की एग्जाम में भी ये सब कुछ हुआ। हमने देखा लोक रक्षक दल की एग्जाम में भी हुआ, हमने देखा वन रक्षक दल की एग्जाम में भी हुआ, हमने देखा मुख्य सेविका में भी हुआ। और तब तो शायद मेरे हिसाब से जो युवराज सिंह है उनका राजनीतिक जन्म नहीं हुआ था। हालांकि जी उससे पहले ये आंदोलन चलते रहे। 2014 में तो ये कल्याण सिंह नाम के एजेंट ने सरकार के ऊपर ये आक्षेप किया कि इन्होंने 10,000 लोगों की ऐसी 10,000 करोड़ का ये पूरा स्कैम है और इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों को सरकार के अंदर डाल दिया है। जब युवराज सिंह अभी आके बोलते हैं कि 100 लोगों को इस तरह से सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बिना कुछ एग्जाम दिए किसी और के पास एग्जाम दिलवा के फर्जी लोगों को एग्जाम में बिठा के डमी कांड से सरकारी नौकरी दे दी गई है, तो सरकार की मंशा अगर लाखों करोड़ों गुजरात के युवाओं के लिए होती तो वो डमी कांड के ऊपर कार्रवाई करने का सोचते कि डमी कांड में स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो और जो गुनहगार है उसकी कार्यवाही करते। अगर सरकार की मंशा सही मायने में है तो उन्होंने उस पूरे कौभांड में, पूरे स्कैम में कहीं पूर्व मंत्री जीतू वाघानी का नाम आता है तो क्यों जीतू वाघानी को समन्स नहीं भेजते? आसित वोरा के टाइम पे आसित वोरा के उसमें गौण सेवा समिति पसंदगी मंडल में 3-3 पेपर पर्चे लीक होते हैं, तो क्यों उसको समन्स नहीं भेजते हैं? क्या रिश्ता भाजपा के नेता और ये भर्ती कौभांड का है? ये बेसिकली ऑर्गेनाइज नेक्सस बन चुका है ये सरकार में। ये प्लान्ड ऑर्गेनाइज नेक्सस सालों से सरकार में चल रहा है और ये सालों से गुजरात के लाखों युवा, करोड़ों युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये एक सोची समझी उनकी जो साजिश है उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने में, ये हमेशा कहते हैं सरकार में, हमने हर बार देखा कि 15 पेपर लीक हुए, 22 से ज्यादा एग्जाम्स में कहीं ना कहीं गैररीतियां हुई। हर बार कहते हैं चबरबंदी को छोड़ेंगे नहीं, चबरबंदी को छोड़ेंगे नहीं। तो ये रहा जीतू वाघानी, चबरबंदी पकड़ लो। ये रहा आसित वादा, चबरबंदी पकड़ लो। कहाँ गए आप बोल रहे हैं बड़े मगरमच्छ को छोड़ेंगे नहीं, ये तो बड़े मगरमच्छ है। और ऐसे कई सारे, आपने एक सरकारी अधिकारी, ये जो डमी पीएसआई कांड आया, तो डमी पीएसआई कांड में आपने वहां के पीआई कक्षा के, पीएसआई कक्षा के लोगों को, एपीएसआई कक्षा के लोगों को जेल में डाला या केस कर दिया। तो बड़े जो ऑफिसर्स हैं जो वहां पे इन्वॉल्व है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हमने देखा कि किस तरह से सरकार द्वारा जिनको पर्चे छापने के लिए सिक्योरिटी प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो होती है उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो प्रिंटिंग प्रेस जिसके ऊपर पहले गुजरात यूनिवर्सिटी में केस हुआ कि भाई पेपर पर्चा ये जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें लीक हुआ, राजस्थान में भी उसके ऊपर एक केस हुआ। ब्लैकलिस्टेड होनी चाहिए ऐसी एजेंसीज को आपने प्रिंटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, प्रिंटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता के साथ उसके कांटेक्ट हो गए। जब ये पर्चा लीक होता है तभी हम कहते हैं कि आप जो उसका ओनर है, उसका जो मालिक है, उसकी आप जांच करें और उसका और भाजपा के नेताओं का संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, उसकी जांच करें। आपने कभी नहीं की। वो प्रिंटिंग, दोनों पेपर जो लीक हुए वो 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। जिस तरह से मोरबी ब्रिज में पहले ही टिकट चेकर और मैनेजर को जेल में डाल दिया, उसी तरह से आपने ये वही मोडस ऑपरेंडी के साथ ये जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को कुछ नहीं किया, उसके प्यून और क्लार्क को आपने जेल में डाल दिया। तो उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे? उनकी अगर आप जांच करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, तब पता चलेगा कि ये प्रिंटिंग प्रेस मालिक जो भाजपा को शायद फंड भी देते होंगे, शायद वो लोग कहीं ना कहीं उनके नेताओं से रिश्ता भी रखते होंगे, तो वो नेता और इनका दोनों का ये विशेष सर्कल जो है, दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिश्ते की जांच होनी चाहिए। आप कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या नेता कुछ बोलता है, उसके ऊपर सीबीआई की रेड डाल देते हो, कभी ईडी की रेड डाल देते हो,
हो, पत्रकार कोई पूछता है तो उसके ऊपर यूएपीए लगा देते हो। तो इसमें आपको नहीं लगता है यूएपीए लगाना चाहिए? इसमें नहीं लगता है कि आपको सीबीआई की जांच करानी चाहिए? इसमें नहीं लगता है कि आपको ऐसा ऐसा लॉ एनफोर्स करना चाहिए कि जिससे ये लोग जो पर्चा लीक करते हैं उनके उनके ऊपर कड़ा सकंजा हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो? पर कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों की मंशा, क्योंकि इसलिए सवाल होता है कि भूपेंद्र भाई की सरकार में भी यही सिस्टम, विजय भाई की सरकार में भी यही सिस्टम, आनंदीबेन की सरकार में भी यही सिस्टम, नरेंद्र भाई की सरकार में भी यही सिस्टम। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। तो जो सिस्टम में जो मोल्स है, सिस्टम में जो जो बड़े लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, उसके ऊपर तो कभी कार्रवाई होती नहीं है। अच्छा, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं बिल्कुल। और ये तो बहुत बड़ा सवाल है आपने उठाया वो, और जैसे आपने कहा 2004 या उससे आगे से भी शायद ये चल रहा है, क्योंकि यही तो युवराज सिंह ने कहा ना कि अब तो बहुत सारे ऐसे लोग घुसे हुए हैं नौकरी में, ये फर्जी कैंडिडेट के द्वारा परीक्षाएं पास कर करके ये को तो क्लास 1 अफसर बन चुके हैं अभी। ये भी तो बात है। लेकिन क्या आपकी जानकारी में है ऐसे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जिस पर पर्चा लीक करने के मामले में कभी कोई केस दर्ज हुआ हो, या ऐसा कोई मतलब, या कोई ऐसी कोई कड़ी हो, या आपको जानकारी मयूर भाई, सरकार अगर सही मंशा से जांच करना चाहती है तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं उनके अगर 6 महीने 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स ले लेंगे और यही कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर चेक करेंगे कौन कौन से नेता से उन्होंने बात की, कौन कौन से लीडर से बात की, उनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, टेंडर कैसे मिला, उसकी बात की, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको हसमुख पटेल जैसे निष्पक्ष अधिकारी को लाके करवाना पड़ता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी तक जो राजनीतिक लोग जो भर्ती प्रक्रिया में डाले हुए थे, जो भर्ती प्रक्रिया में कहीं किसी को चेयरमैन, किसी को मेंबर बनाया हुआ था, तो उसको वो उसने ठीक से काम नहीं किया, या ठीक से काम नहीं किया या खुद भी इस सारी चीजों में इन्वॉल्व है। आशित वोरा अहमदाबाद का पूर्व मेयर था, भाजपा का नेता था, उसको उसका क्या लेना देना था एग्जामिनेशन लेने और देने में? तो उसको गौण सेवा पसंदगी मंडल का चेयरमैन बनाना पड़ा। राधिका कचेरिया आज भी भाजपा की प्रवक्ता के तौर पे कुछ चैनल्स में आती है, क्यों वो पंचायत पसंदगी बोर्ड में है? मुझे ये बताओ कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जहां पे गुजरात के लाखों करोड़ बच्चे एग्जामिनेशन दे के नौकरी लेने वाले हैं, तो वहां पे आपको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करनी क्यों चाहिए? इसीलिए क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट इसलिए आप करवाते हो क्योंकि आपको इस तरह के लोगों को, अपने लोगों को, कहीं अपनी विचारधारा वाले लोगों को कहीं ना कहीं सेट करना है। ये सीधे बात है। एक विवेकानंद बोर्ड करके मैं कई जगह पे उसके वो देखता हूँ, विवेकानंद बोर्ड में भी कई युवा मोर्चा के पदाधिकारी का अपॉइंटमेंट हो गया है। तो हमने देखा है कि किस तरह से ये काम किया जाता है। यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं कि किस तरह से नेताओं के जान पहचान वाले लोगों को या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले लिया जाता है, या तो किस तरह से कहीं कोई प्रोफेसर में सेट हो गया। और हमने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है। कुछ पूर्व एमएलए के भी बच्चे प्रोफेसर हो गए। आज शायद हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों में टैलेंट भी होगा शायद, पर क्या सारे के सारे अपने मेरिट के आधार पे आए हैं, या किसी ना किसी की क्या कहते हैं उसको, तो ये लगा के जान पहचान लगा के लगे। आप देखो कि गुजरात का कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर में पिछले कई सालों से जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है, वो भर्ती प्रक्रिया डायरेक्टर अपने हिसाब से सेट, अपने आदमियों को सेट करने में ही लगाता है। चाहे उसमें ऐसा भी उनके ऊपर एलिगेशन हुआ है कि भाई 35 लाख 40 लाख रुपए लेके प्यून क्लर्क तक उनको नौकरी दी जाती है अलग अलग कोऑपरेटिव सेक्टर में, उनके ऊपर एलिगेशन हुए हैं। तो आप ऐसी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया क्यों नहीं लाते हैं कोऑपरेटिव में कि जो हजारों लाखों युवा हैं वो एग्जाम दे के अपने टैलेंट के आधार पे, अपने मेरिट के आधार पे अपनी नौकरी ले? या तो फिर आपको पैसा ही कमाना है तो आप एक ऐसा सिस्टम कर दीजिए कि ये 10 सीटें हम हर साल इसका हम ऑक्शन करेंगे, ये 25 लाख 30 लाख जो ज्यादा बोलेगा उसको ये 10 सीटें दे देंगे। ये 10 सीटें हम तो, हमारी सरकार है तो हमारी विचारधारा वाले लोगों को सेट कर देंगे। तो कम से कम ये लाखों करोड़ों युवा जो निराश हो रहे हैं, जो सरकार से विश्वास जिनका उठ रहा है, कम से कम उनके सामने तो खुला आ जाएगा। वैसे ये इनडायरेक्ट वे में करते हो, उसकी जगह डायरेक्ट वे में कर दो करप्शन, सीधी सी बात है।
आप ये इनडायरेक्ट वे में ये करके जब भी सरकार के सामने कोई सवाल उठाता है, उसको साम दाम दंड भेद किसी का भी उपयोग करके आप उसको दबाने की कोशिश करते हो, उसको लालच देने की कोशिश करते हो, उसको धमकाने की कोशिश करते हो, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो। और ऐसे कितने सारे किस्से हमारे सामने आए, कितने सारे किस्से आए, ये कोई नई बात थोड़ी है। नहीं, ये तो है बिल्कुल, पर मैं फिर भी थोड़ा स्पेसिफिकली आपको पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा भी क्या कोई बड़ा कोई नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में मयूर कोई भाई, मयूर और भाई पार्टी बीजे कोई पर्चे के मामले में उसको कोई केस वेस हुआ, ऐसा कोई है क्या नेता? मैं यही बात कर रहा हूं कि मयूर भाई, जिस तरह से अगर इतना बड़ा एलिगेशन बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पे लग सकता है, बीजेपी के सरकार में पूर्व मंत्री के ऊपर लग सकता है, और इसलिए कह रहा हूं कि जीतू भाई वाघानी के ऊपर, तो इसलिए कि शिक्षण मंत्री से पहले उनका खुद का बेटा पर्चा कॉपी करते पकड़ा गया था, हमने देखा था। बिल्कुल, बिल्कुल, है। दूसरी बात बिल्कुल। यह है कि धौड़का में कुछ समय पहले ये केस हुआ, तो धौड़का में भी जो एक आदमी जिसके ऊपर केस हुआ, वो केस में भी कहीं वो उसको बाद में ब्लॉक पंचायत का राणपुर का अध्यक्ष बनाया गया, 6 6 महीने तक उसको अरेस्ट नहीं किया, वो भी अपने सामने आया था। ऐसे कितने सारे लोग हैं। अच्छा, सरकार ने जो टेंडर्स दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, कौन कौन से नेताओं को दिए हैं, किस किस को प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, वो तो सरकार अच्छे से बता पाएगी। अगर आप सही मायने में अपने आप को ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बोलते हो, पारदर्शी सरकार बोलते हो, तो पारदर्शिता लाने के लिए निष्पक्ष जांच भी करानी पड़ेगी, और जांच कराओगे और निष्पक्ष लोगों से जांच कराओगे, तो इसका ये जो है, इसका लिंक भाजपा के नेताओं के साथ पक्का निकलने वाला है। नहीं तो आपको युवराज सिंह पे केस करने की जगह आप जीतू वाघानी, असित वोरा या सरकार में बैठे कोई और अधिकारी पे केस करते, उसके ऊपर शिकंजा टाइट करते। और कोई भी हो सकता है। मैंने ये कह रहा हूं कि अगर अगर युवराज सिंह सरकार के ऊपर एलिगेशन करता है, तो सरकार उसके ऊपर केस करती है, तो जो सरकार के लोग हैं वो युवराज सिंह के ऊपर एलिगेशन करते हैं, तो हम क्या कहें, ये जो कहते हैं मीडिया के जो भाजपा की टीम है मीडिया की, चाहे वो यज्ञेश दवे हो या उनके और कोई प्रवक्ता हो सरकार के, ऋषिकेश भाई हो, वो अगर युवराज सिंह के ऊपर एलिगेशन करते तो हम कहेंगे कि उन्होंने भी ये इस तरह से एक्सटॉर्शन किया, या ये भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए अपने को छुपाने के लिए कर रहे हैं। अगर सरकार को निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच करानी हो, तो मुझे पक्का विश्वास है कि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग आएंगे। आप मुझे बताओ कि डमी पीएसआई सरकार के अंदर, जहां पे 3 3 4 4 5 5 6 6 लेयर्स होते हैं, पहले फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरे के बाद उसका रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसका ग्राउंड होता है, उसके ग्राउंड के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और ये सारी कार्रवाई के बाद एक डमी आदमी पीएसआई की 1 महीने की ट्रेनिंग ले लेते हैं। पैसा पागल समझाए क्या लोगों को? ये जो यज्ञेश दवे का नाम जो लिया आपने, जो अभी दर्शकों को मैं बता दूं कि वो अभी पूरे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर है प्रदेश के। ये मुझे कुछ ऐसा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, इन पर भी तो कोई पर्चा लीक वाला कोई मामला चला था क्या? शायद कॉलेज का कुछ था। मयूर भाई, मैं यज्ञेश भाई की पूरी हिस्ट्री नहीं जानता हूं। मैं पर्सनल व्यक्तिगत, जब तक मेरे पास कॉन्क्रीट क्या कहते हैं सबूत नहीं हो किसी के ऊपर जी, एलिगेशन करने से पहले, मैंने ओवरऑल ये बात की कि अगर जी, अगर अगर युवराज सिंह जीतू वाघानी पे एलिगेशन करता है, तो उसी तरह के एलिगेशन यज्ञेश भाई या भाजपा के ऋषिकेश भाई जो मंत्री है, प्रवक्ता है, ऐसे यमल भाई है, वो भी प्रवक्ता है, तो वो लोग भी करते हैं, तो क्या हम ये एस्टेब्लिश करेंगे कि वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए अपने खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रेस, मैं पहले ही बोला कि जहां जहां सिक्योरिटी प्रेसेस का, जबकि सरकार के पास खुद के अपने प्रेस है, फिर भी उन्होंने प्राइवेट संस्थाओं को, जहां पे ब्लैकलिस्ट हुई, मैं उदाहरण के तौर पे सूर्या ऑफसेट है, जिसको पहले उसके ऊपर लांछन लगे, उसके ऊपर केसेस हुए, तो वो सूर्या ऑफसेट को आपने जब एक समय पे यूनिवर्सिटी ने उसको ब्लैकलिस्ट किया था, तो आपने उसको वो पर्चा छापने के लिए क्यों दिया? अच्छा, छापने के लिए दिया, वहां पे लीक हुआ, तो आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं कि उसके जो मालिक है उसकी जांच हो, उसके मालिक की जांच हो, और उसके मालिक का भाजपा के नेता के साथ कोई रिश्ता है कि नहीं वो जांच करे।
और ये आज से 2 साल पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था, जब ये पेपर लीक का मामला हुआ था, तब मैंने ये भी मीडिया में प्रूफ्स के साथ दिया था कि किस तरह से वो जो सूर्या ऑफसेट है उसके कुछ लोगों को कुछ लोगों ने भाजपा को फंड भी दिया है एडीआर के रिपोर्ट के आधार पे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे 2-2, 3-3 बार जिस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर पेपर लीक का आता है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, आप कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्लार्क प्यून कक्षा के लोगों को जेल में डाल देते हो और कहते हो कि हमने सब कुछ कर दिया। तो ये तो आपकी मॉडस ऑपरेंडी हो गई है। आपने हमेशा से फरियादी को आरोपी बनाने का काम किया है, वो हमने देखा है। अभी जिस तरह से युवराज सिंह में देख रहे हैं, वो तो फरियादी है, उसको आप आरोपी बना दिया। वो तो फरियाद कर रहा है कि 100 लोगों को डमी कांड हुआ है। तो आप ढूंढिए ना वो डमी लोग कौन है जो डमी तरीके से नौकरी में लग गए, और नौकरी में लगे हैं, नौकरी में क्लास 1, 2, 3 में, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की जो कहते हैं दया दृष्टि से ही लगे होंगे, ऐसे तो लगे नहीं होंगे। सरकार की दया दृष्टि से लगे होंगे। और सरकार 12 साल से ये पूरा कांड चल रहा है, तो सरकार कर क्या रही थी? सरकार में बैठे क्यों हो? जब 12 साल से ये चीज, अगर 12 साल बाद युवराज सिंह पकड़ के लाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी ये है कि उनको खुद को स्वीकारना चाहिए कि 12 साल से हमारी जांच एजेंसियां, आईबी, ये जो अलग अलग जो आईबी वगैरह जो आपने कांग्रेस के नेताओं के पीछे छोड़ी हुई है, या फिर आपने जैसे युवा नेताओं के पीछे छोड़ी हुई है, उन आईबी को कहते तो वो इसकी तरफ जांच करते और पता करते, तो ये शायद नहीं होता, रुक पाता। तो ये जिसको जो कौन करेगा पार्थिव भाई? देखिए, हमारी सरकार, मुझे लगता है कि उनको ये, हमारी सरकार को ये लगता है, राज्य सरकार को, कि अब कोई राज्य में समस्या रही नहीं है, कुछ काम बाकी रहा नहीं है। इसलिए देखिए, आज हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो गए हैं तीर्थ स्थल पे, राजकोट में बालाजी टेम्पल गए और उन्होंने झाड़ू उठा के जो उन्होंने सफाई कर दी। पूरे मंत्री, सभी मंत्री जो जितने भी थे, सबने जाके आज सफाई कर दी, क्योंकि और कोई काम अभी बाकी बचा नहीं है। तो आप फिर ये सब कहेंगे, मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, लेकिन उनको नहीं सुनना है भाई। मयूर भाई, आज अक्षय तृतीया दिन है, आज परशुराम जयंती है और आज ईद भी है। आपके सभी श्रोताओं को मैं उसकी शुभकामनाओं देता हूं। और एक बात तो पुरवार हो गई, गुजरात के जो 7 करोड़ हिंदू है ना, 7 करोड़ जो जनता है, उसमें जो सनातन धर्म में मानते हैं, वो सारे आज उन्होंने जिस तरह से नेताओं को मंदिरों में जाते देखा, उनको विश्वास हो गया कि मंदिर में भी गंदगी है जो ये 30 साल के शासन में ये लोग साफ नहीं कर पाए, तभी उनको नेताओं को जाके साफ करना पड़ रहा है ना। आपने मंदिरों के जो देवस्थानम जो ट्रस्ट है उसके ऊपर कहीं मोहनथाल और चीकी के नाम पर जो हुआ, वो भी लोगों ने देखा, और आज सफाई करने गए तो पता चल गया कि ये लोग इसमें भी सफाई करवाने में, साफ रखने में भी निष्फल गए, असफल रहे। ये तो प्रूव हो गया ना। क्यों मंत्रियों को मंदिर साफ करने जाना पड़ा? वही कह रहा हूँ कि सिर्फ ये एक ही काम बचा था, बाकी तो हो गया इस राज्य में, सुशासन है, समझिए, हर चीज है। 156 नहीं, मैं 160 बोलूंगा, क्योंकि 3-4 वो इंडिपेंडेंट भी चले गए हैं, 59-60। तो ये जो 155 प्लस का जो उनका अभिमान, उनका घमंड जिससे कहते हैं, वो अभी की जो प्रक्रिया से देख रहा है, युवराज सिंह जैसे को जेल में डालने से, या जो भी लोग सरकार के सामने, आज आप सोचो साहब के 11-11 लोगों की जब हत्या हो जाती है, उसमें सारे लोग निर्दोष छूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे लोगों को सवाल उठेगा। ये सोचो, ये गुजरात की संस्कृति जिसमें 14 लोगों के ऊपर बलात्कार का केस लगता है, 3 साल की बच्ची की हत्या, बिल्किस के किस्से की बात कर रहा हूं, और वो बलात्कारी छूटने के बाद उनका फूल हार से स्वागत होता है। कैसे, किस तरह की संस्कृति? उनको सजा था, वो तो रिमिशन में छूटे थे। यार आप सोचो बॉस, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बेटी का बाप हूं, कि कौन सी ऐसी संस्कृति होगी जिसमें महिला के ऊपर, जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप सिद्ध हुआ हो, और वो अगर जेल से सजा काट के छूट रहे हैं और उनका फूल हार से मिठाई खिला के स्वागत हो रहा है। क्या हम ये संस्कृति गुजरात या देश को देना चाहते हैं? और ऊपर से फिर बहुत तकलीफ होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। प्रभु राम का नारा यहाँ कैसे कोई लगा सकता है? पर लग रहा है भाई, अब वो तो प्रभु राम के ऊपर जितनी राजनीति करना चाहते थे वो कर रहे हैं, कर दिया भी था और अभी भी कर रहे हैं। अगर भगवान राम के सही भक्तों को पूछा जाए, तो भगवान राम तो शबरी के
मीठे बेर खाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम मुझे मैं करुणा करुणा करुणामय भगवान राम माने जाते हैं। भगवान राम भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होती है। मर्यादा उनसे उनसे बेस्ट कोई पुरुष इस विश्व में होगा ही नहीं, ऐसी बात होती है। और उनके नाम पे ये लोग इस तरह की हिंसा, इस तरह का जिसे कहते हैं राम के नाम पे वो गाना था ना कि देखो ये दीवानो ऐसा काम ना करो, राम राम का का नाम नाम बदनाम। बदनाम बदनाम ना करो। ये इनको देख के यही याद आता है कि प्लीज राम का नाम बदनाम मत करो। आपको जो करना है करो, पर सनातन धर्म के नाम पे भगवान राम का नाम मेहरबानी करके बदनाम ना करो। ये ये भारत और गुजरात सीताराम का देश है। ये भारत और गुजरात राधा कृष्ण का देश है। ये भारत और गुजरात उमा पार्वती और शिव शक्ति का देश है। यहाँ पे ये जो जो हमारी जो संस्कृति है वो गंगा जमनी तहजीब वाली संस्कृति है। वहां कहीं बलात्कारी और हथियारों का महिमा मंडन नहीं हुआ है। आज जिस तरह से बलात्कारी और हथियारों हो का रहा है। महिला मंडन हो रहा है, महिमा मंडन हो रहा है, वो आने वाली संस्कृति के लिए खतरनाक है, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, हम देख रहे हैं और बात करने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये भी हकीकत है, ये हो रहा है, हमारे सामने है। और कल वो अब ये भी तो है ना, देखिए अब तो हम कार्यक्रम तो हम समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज हमको बड़ी ये लगती है कि अब इस बात का भी फक्र लिया जा रहा है कि परशुराम जयंती और ईद उल फित्र जो है एक साथ मनाए जाएंगे, तो कितने बंदोबस्त और कितनी अब हमने ये कर दिया है, और हम जो है अब जो एक भी इंसिडेंट होने नहीं देगा। ये कोई गौरव लेने की बात थोड़ी, ये तो ऐसे ही होना चाहिए। वो ईद मनाते हैं, आप भी उनको मुबारकबाद दे दो। आपको अगर अपना अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनानी, इसमें इसमें इतनी सुरक्षा का फिर गुमान रखना, पता नहीं भाई, हम तो समझ में नहीं आ रहे कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, लेकिन जिस ओर जा रहे हैं वो सही ये दिशा नहीं है, समझ में आ रहा है। ये नफरत की आग सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। ये जब आग लगेगी तो हम तक भी पहुंचेगी। आज भी अहमदाबाद में एक ही सनातन धर्म के लोगों में हम देखते हैं क्या होता है कि कुछ ही जाति के लोगों को मकान मिलता है और वहां कुछ जाति के लोग मकान लेने जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। हमने वीडियोस नहीं देखे? तो बिल्कुल ये आग हमारे तक भी आएगी। नफरत की आग किसी को नहीं छोड़ती। और बिल्कुल। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है, हम तो मोहब्बत बांटेंगे। राहुल गांधी पर अलग से चर्चा करनी है आपसे हमको, इस बार अभी कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में करेंगे, क्योंकि हमारे हमको जो है कुछ चीजें समझ नहीं है। आप गुजरात कांग्रेस की ओर से आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उस बारे में। हो सकता है कल कोशिश कर ले, कल रविवार है, अगर आप थोड़ा समय निकालेंगे तो कल उस पर बात करेंगे हम। तो आज पक्का आपने पक्का। समय निकाला, पार्थिव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ी आपने थैंक जो यू। है बात रखी है, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे दर्शकों के साथ चीजें साझा की, जी थैंक यू। तो दोस्तों, अब ये हमारे पार्थिव भाई थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता है वो, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए बड़े महत्वपूर्ण है। मैं फिर से आप सबको ये कहना चाहता हूं, आप सबको जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ये कार्यक्रम लंबा हो चुका है लेकिन जरूरी था। ये कहना चाहता हूं कि स्थिति ये है, जैसे पार्थिवराज सिंह कह रहे थे, युवराज सिंह भी कह रहे हैं अभी भी, कि गुजरात राज्य में सरकारी पद जो है, चाहे वो क्लास 4 से लेके क्लास 2 तक का क्यों ना हो, वहां पे पिछले 14, 15, 16 सालों में जो सरकारी भर्तियां हुई है, वहां ऐसे सैकड़ों लोग आज घुस चुके हैं, जो लोग एक्चुअल कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए नहीं बैठे थे, उनकी जगह कोई और बैठा था और फिर नौकरी पे वो लग गए हैं। ऐसे लोग हैं। ये कांग्रेस के जो पार्थिवराज कठवड़िया है उनको भी कह रहे हैं, युवराज से भी कह रहे हैं, और उन्होंने प्रूफ के साथ ये प्रूव किया हुआ है दोनों ने। और अगर जैसे वो कह रहे थे पार्थिवराज कि भाई आपका अगर एक कोर्ट जो ये मानती है कि स्टिंग ऑपरेशन जो है उसका आधार नहीं माना जाएगा, तो एक स्टिंग ऑपरेशन के चलते जो वीडियो बना, उस वीडियो में जो भी बोला गया उसको आधार बना के फिर आप एफआईआर कैसे सीधा जो है कर सकते हैं, एक सवाल है जो मन में उठता है। आपको ये पूरा कार्यक्रम देख के क्या लगा हमको जरूर बताइएगा। ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो भाई फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमारी मदद कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए।
आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।